सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने रणभेरी बजा दी है, जिसके साथ ही दोनों विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता भी लागू हो गई। 3 नवंबर को दोनों सीटों पर चुनाव होंगे, 10 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच उम्मीदवारी की जद्दोजहद, आरोप प्रत्यारोपों का दौर सियासी पारी को और चढ़ाएगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट देखिए। कई चुनाव की रणभेरी। 3 नवंबर को झारखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव, बेरमो और दुमका की जंग। 10 नवंबर को होगा नतीजों का ऐलान। दुमका में जेएमएम और बीजेपी का मुकाबला, बेरमो में कांग्रेस बीजेपी के बीच जंग। इस बीच आजसू का क्या रहेगा स्टैंड? एनडीए के फोल्डर में आजसू या फिर रहेगा विधानसभा चुनाव वाला रंग? कौन कौन होंगे उम्मीदवार? झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान हो गया है और ऐलान के साथ बिसात बिछनी भी शुरू हो गई है। अचानक से दुमका से जेएमएम के महासचिव विजय सिंह ने वहीं से ऐलान किया कि दुमका से बसंत सोरेन जेएमएम के उम्मीदवार होंगे। तो वहीं बेरमो सीट से टिकट के दावेदार जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने सब कुछ पार्टी पर छोड़ दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव होने के नाते मैं अधिकृत रूप से आपको कहता हूं कि इस बार का उपचुनाव में दुमका सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बसंत सोरेन जी काम करते रहते हैं। और निश्चित तौर पर ये राजेंद्र बाबू का क्षेत्र है। राजेंद्र बाबू ने जो संस्कार और जो स्वभाव एक खुशहाली का बेरमो में बना के गए हैं, वो निश्चित तौर पर पब्लिक जानती है कि सही मायने में बेरमो में कौन नेता था जिसने बेरमो को बहुत कुछ दिया है। और मैं समझता हूँ कि जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, जो कैडर भी है, वो हमेशा एक्टिव रहता है। तभी राजेंद्र बाबू भी 6 टर्म जीत के आए थे। और हम लोग आशा करते हैं कि जनता हमें वापस आशीर्वाद देगी और कांग्रेस पार्टी का जिसे भी टिकट मिले वो आदमी विजय होगा। वहीं बीजेपी ने उम्मीदवारों को लेकर सस्पेंस बना लिया है। कहा जा रहा था कि दुमका से बाबूलाल चुनाव लड़ सकते हैं, पर बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार फिलहाल बीमार है। लुइस मरांडी, गुंजन मरांडी के नाम को लेकर चर्चा है। वहीं बेरमो से रविंद्र पांडे और योगेश्वर महतो बाटुल पर चर्चा है। तो ये भी संभव है कि कोई नया चेहरा सामने आ जाए। खैर, इन सब के बीच सभी दलों ने तारीखों का स्वागत किया है और अपना अपना दावा भी। आपको जैसे स्वयं मालूम होगा कि माननीय अध्यक्ष जी ने स्वयं वहां जाके दौरा किया। हमारे तमाम मंत्रियों ने भी वहां तमाम कार्यकर्ताओं से, हमारे संगठन के लोगों को कई बार भेज के माननीय अध्यक्ष जी ने उसका पूरा जायजा लिया है। मैं भी वहां के ब्लॉक अध्यक्षों से और बाकी लोगों से चर्चा की है और हमें पूर्ण विश्वास है, सिर्फ बेरमो नहीं, क्योंकि बेरमो हमारे कोटे में है, दुमका में भी हमारी प्रयास रहेगा। हमारे कार्यकर्ताओं से साफ तौर से सजग रहने की बात की गई है कि दोनों जगह हमारे कोalition के प्रत्याशी अवश्य जीते। दुमका ही नहीं, हम लोग बेरमो को भी साथ लेकर चले। दुमका में तो एक असाधारण तौर पे एक नया मार्जिन आएगा जिसकी परिकल्पना भी अभी तक कोई नहीं किया हो। लेकिन झारखंड में जो ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी परास्त हो चुकी है राष्ट्रीय स्तर पर। और जो खासकर 2 नए कानून आए हैं, चाहे वो कृषि संबंधित कानून हो चाहे मजदूर संबंधित, इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी अब मुंह दिखाने लायक नहीं है। दोनों विधानसभा के उपचुनाव में एनडीए एकजुट, एकमुश्त होकर के चुनाव लड़ेगी और दोनों स्थान पर जिस प्रकार की परिस्थितियां और जिस प्रकार की सूचनाएं हमको आ रही है अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तथा अन्य स्रोत से, वह
सरकार के लिए चिंता का विषय बनेगा, सत्तारूढ़ दल के लिए चिंता का विषय बनेगा। अब तारीखों के ऐलान के साथ सियासी पारा चढ़ेगा, आरोप लगेंगे, प्रत्यारोप होगा और इन सब के बीच विकास की मूल धारणा की बात भी उठ जाए तो अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो चुनाव की रणभेरी बज गई है, जिसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से आलोक दुबे साहब मौजूद हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव साहब मौजूद हैं, हमारे साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू से देव शरण भगत साहब मौजूद हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से मनोज पांडे साहब मौजूद हैं। सबसे सवाल लूंगा, लेकिन पहला सवाल मेरा देवशरण जी आपसे ही होगा। इसलिए होगा कि विधानसभा चुनाव में जो हमें नजर आया था, क्या इस उपचुनाव में वो नजर आएगा, या राज्यसभा चुनाव में जो केमिस्ट्री नजर आई इस उपचुनाव में वो नजर आएगा? क्योंकि बेरमो सीट ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के परिप्रेक्ष्य में बड़े महत्वपूर्ण हो जाती है। देवशरण जी, देखिए, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा, हम लोग जैसे भी बिहार विधानसभा का चुनाव का घोषणा हुआ था, हम लोग का अंदेशा था कि 2-3 दिनों के अंदर झारखंड के उपचुनाव का भी घोषणा होगा। पार्टी ने इस उपचुनाव को लेकर गंभीर है और पार्टी इसको लेकर केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है कि गठबंधन या उम्मीदवारी को लेकर वो निर्णय लेंगे। लेकिन दीपक प्रकाश जी तो बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि एनडीए चुनाव लड़ेगा। बहुत हमने स्पष्ट कहा कि हमने केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया है इसके लिए, क्योंकि इससे पहले जो वातावरण रहा है या जो स्थिति रही है, आप देखे हैं, हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छा हो, बेहतर हो, इसके लिए केंद्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है। चलिए मान लेते हैं केंद्रीय अध्यक्ष की तरफ आप गेंद को उछाल दे रहे हैं, वही निर्णय लेंगे। आलोक दुबे जी, बेरमो का उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसलिए महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए क्योंकि राजेंद्र बाबू की लीगेसी वहां पर कंटिन्यू होगी। एक ऐसे राजनेता जो सर्वमान्य थे और उसके बाद फिर उनके जाने के बाद ये सीट खाली रह गई, तो अब इस सीट को भरना जो है वो कांग्रेस के लिए इसलिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उस लीगेसी को कौन आगे लेकर के जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो सवाल ये है कि किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार उपचुनाव में जाएंगे? देखिए, 5 वर्षों के लिए वहां की जनता ने अपना जनादेश दिया, चाहे बेरमो हो चाहे दुमका के चुनाव, और असामयिक निधन के बाद वहां चुनाव हो रहे हैं और दुमका में जो है वो हेमंत सोरेन जी के सीट खाली होने पर चुनाव हो रहे हैं। यकीनन वो विधानसभा बेरमो जो है वो कांग्रेस का पैटर्नल सीट रहा है। एक बार हम बीजेपी के प्रपंच की वजह से 2014 में हम चुनाव वहाँ हार गए, वरना वहाँ लगातार हम जो है वहाँ चुनाव जीतते रहे। इस बार भी हम 25,000 से ज्यादा मतों से चुनाव मतलब प्रपंच आपने कहा, मतलब वो मैं समझना चाहूंगा क्यों कहा था प्रपंच, आप जानते ही हैं किस तरह से। मैं जानना चाहूंगा चूंकि प्रधानमंत्री का टैलेंट था, बीजेपी जीती, वही है पूरे देश में जो है वही एक वातावरण था। 2014 के चुनाव में आप जानते हैं पूरे खिलाफ थे यूपीए के लोग, तो वो चुनाव हम प्रपंच से हारे थे, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने हमें अवसर दिया और लगातार हम वहाँ चुनाव जीत करके आए। वहाँ चुनाव जीतने का सिर्फ एक कारण नहीं है, कारण बहुत है। कन कन जन जन की सेवा की है वहाँ राजेंद्र सिंह ने 5 वर्षों में, और जनता असेसमेंट करती है आपके 8 महीनों के कार्यकाल में कि एक जगह जो है वो पहाड़ पर है तो दूसरा जगह 8 किलोमीटर की दूरी पर है, और इस पूरे कोरोना महाकाल के अंदर में अनजाने से भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता है कि इस महामारी के दौर में किसी की भूख से भी मौत हुई हो। ये एक कारण है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, वहाँ का कार्यकर्ता अपने आप को कांग्रेस पार्टी और राजेंद्र सिंह मानता है। एक एक कार्यकर्ता जिस दिन से चुनाव जीत हुए उस दिन से और जिस दिन से असामयिक निधन हुआ उसके बाद से भी, वहाँ हम भी गए थे
डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के साथ में कई बैठकें हुई वहाँ। कहा लोगों ने कि जितने और चुनाव से आप जीते हैं, और हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले 6 वर्षों के अगर आप उपचुनाव देखेंगे तो एकमात्र गोड्डा का उपचुनाव है जिसे बीजेपी जीत पाई थी, वरना सभी उपचुनाव जो है वो कांग्रेस और उसके सहयोगी साथियों ने चुनाव यहाँ पर जीते हैं। बेरमो का के संदर्भ में दुमका काउंटर आपको करूंगा, काउंटर यूं करूंगा कि आपने कहा कि किसी की भूख से मौत नहीं हुई, चलिए इस बात से मैं सहमत हूं, पर इस बीच एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक नाम है, क्या उस नाम से आप वाकिफ हैं? चूंकि वो नाम ताल्लुक बेरमो बोकारो इन्हीं आसपास के क्षेत्रों से रखता है, क्या भूखल घासी का नाम याद है आपको? हाँ, मतलब जानते हैं ना भूखल घासी की मौत कैसे हुई थी, भूखल घासी के परिवार में बेटी की मौत कैसे हुई, बेटे की मौत कैसे हुई, ये आपको याद होगा, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, तो बेरमो चुनाव में ऐसे मुद्दे भी क्या उठेंगे? देखिए, मुद्दे तो कई उठते हैं, और जब आप मुद्दे देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से जो है वो मजबूर किया गया, और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुख्यमंत्री ने झारखंड के आदिवासी मजदूरों को भेजा जो हमारी देश की सेनाओं की हिफाजत करने के लिए, काम करने के लिए। जो लोग सेना के नाम पर राजनीति करते रहे हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि आज वहां भी झारखंड के आदिवासी वहां पर जाकर के सेवा दे रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो मुद्दे तो यकीनन कई होंगे, मुद्दे बहुत सारे रहेंगे। मनोज भाई के पास मैं आना चाहूंगा, प्रतुल जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले एक बार मनोज भाई से ले लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी, दुमका इसलिए और ज्यादा, जैसे बेरमो अगर कांग्रेस की लीगेसी है तो दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा की लीगेसी है। मुख्यमंत्री ने खुद वो सीट छोड़ी है, उम्मीदवार कौन होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, मगर आपके एक महासचिव ने ऐलान हालांकि कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस सीट पर जीत को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। अभी हम सुप्रियो भट्टाचार्य जी को सुन रहे थे, वो तो कह रहे थे कि बाकायदा इस बार जीत का अंतर ऐसा होगा जो अविस्मरणीय होगा, ऐसा मतलब आज तक कभी हुआ ही नहीं ऐसा होगा। तो आप भी कॉन्फिडेंट हैं इसे लेकर के? आखिर ऐसे क्या कारण है इतने कॉन्फिडेंस? देखिए, सिर्फ मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं या सुप्रियो जी कॉन्फिडेंट नहीं है, पूरे पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, और उसके पीछे कई कारण है। दुमका पे आप देखेंगे, दुमका हमारी परंपरागत सीट रही है। दुमका में पिछले मुझे लगता है 50 सालों का इतिहास उठाकर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी एक बार गलती से भूलवश किसी तरह जीत पाई थी, बहुत कम अंतरों से। उसके बाद लगातार वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा रहा है, और वहां हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं। वहां वो धरती, दुमका की धरती, गुरुजी का त्याग बलिदान, गुरुजी का परिश्रम, गुरुजी का आंदोलन देखा है। दुमका ने गुरुजी को पहचान दी, गुरुजी ने दुमका को पहचान दी। तो आज वहां का एक एक बच्चा जानता है कि आज दुमका का विकास कैसे हो सकता है। आज जो माननीय मुख्यमंत्री, एक प्रतिबद्ध मुख्यमंत्री, एक युवा मुख्यमंत्री, जिसने दिखाया कि कोरोना के संक्रमण काल में कैसे इस संकट का सामना करना है। या तो हवाई चप्पल से पहनने वालों को हवाई जहाज से लाने की बात हो, 3 महीने तक लगातार भूखे लोगों को, सभी कल कारखाने बंद, सभी साधन बंद, मजदूरी बंद, शहर बंद, गांव बंद, उसके बावजूद सभी को खाना खिलाना, ये सब बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक सौम्य चेहरा, एक प्रतिबद्ध चेहरा, एक युवा चेहरा। आज से पहले 5 साल जो पूर्ववर्ती सरकार थी, उसके चेहरा कौन थे, उनकी तानाशाही, उनकी क्रूर जो चेहरे थे। आज एक झारखंडी अस्मिता को यहाँ बरकरार रखने के लिए, उसको एस्टैब्लिश करने में माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो योगदान दिया, और जो जनादेश मिला पिछले चुनाव में, प्रचंड जनादेश। आज हम झारखंडियों के बीच एक झारखंड का मुख्यमंत्री है, एक झारखंडी चेहरा है, झारखंडी अवाम के लिए लड़ने वाला चेहरा है। ये सब पब्लिक देखती है। आज दुमका को विकास के पटल पर, विकास के मानचित्र पर कैसे सबसे सर्वोच्च स्थान पर ले जाया जाए, इसकी चिंता मुख्यमंत्री को है, इसकी चिंता हमारी पार्टी को है। आज वहां हमारे एक एक कार्यकर्ता गांवों में घूमते हैं, लोगों दिन दुखियों की सेवा करते हैं, और यही सिखाया जाता है हमारी पार्टी में। माननीय हेमंत सोरेन जी पर जिस तरह से विश्वास किया दुमका की जनता ने,
मैं आपको फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि पिछली बार हम करीब 13,000 मतों से विजयी हुए थे। इस बार ये अंतर कम से कम दुगना तो जरूर हो जाएगा। 25,000 से अधिक मतों से हम हराएंगे। वहां हारने के लिए कौन कैंडिडेट आएगा ये भाजपा तय कर ले। बाकी जनता ने अपना मन बना लिया है और जनता दिखाएगी कि आज झारखंड की जनता, झारखंडी अवाम झारखंड के बेटे के साथ है, किसी अन्य के साथ नहीं। प्रतुल जी से जवाब ले लेते हैं, इसलिए जवाब ले लेते हैं कि देखिए बेरमो में भी सामने बीजेपी है, दुमका में भी सामने बीजेपी है, कोई तीसरा कंटेंडर दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। तो आपके सामने दोहरी चुनौती है। दोहरी चुनौती इसलिए है कि बाबूलाल मरांडी अगर बीजेपी में वापस आए हैं तो उसके बाद ये पहला लिटमस टेस्ट होगा बाबूलाल मरांडी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी कि उनकी स्वीकार्यता कितनी है। प्रतुल जी, चुनौती दोहरी है। देखिए भारती जी, इस 9 महीने में ये सरकार पूरे तरीके से एक्सपोज हो गई। ये आवाज इको करा, इसे थोड़ा ठीक कराएंगे जी, करवा दे। देखिए जैसे मैंने बताया आपको कि 9 महीने में इन्होंने बात की थी कि पहले कैबिनेट में हम कृषि लोन को माफ कर देंगे, इसके अतिरिक्त 1 वर्ष में 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लॉ एंड ऑर्डर को बेटर कर देंगे, नक्सलवाद पर नकेल कसेंगे। लेकिन हुआ क्या, जिस तरीके की चीजें आज आ रही है सामने, सब चीजों पर ये वादा करके पलटने वाली पलटू सरकार है। तो ये चुनाव जनता लड़ेगी। ये मुख्यमंत्री जी के 9 महीने के कार्यकाल का रेफरेंडम होगा। अभी मैं अपने दोनों मित्रों की बातों को सुन रहा था जिसमें उन्होंने बताया कि बेरमो और दुमका इनका गढ़ रहा है। तो इन्हें याद रहना चाहिए कि पिछले 4 चुनाव जो बेरमो में हुए हैं, तो 2005 में हमने जीत हासिल की थी, 2009 में उन्होंने, 2014 में फिर हमने जीता था, 2019 में उन्होंने। तो 2 बार हम लोगों ने चुनाव को जीता है, 2 बार वो जीते हैं। और दुमका को जब ये गढ़ बताते हैं तो इन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए कि पिछले 4 चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां से 2 बार चुनाव जीते और 2 बार हारे हैं। एक बार तो जब स्टीफन मरांडी चुनाव लड़ रहे थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी को 20,000 से भी कम वोट आया। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि जिन्हें गढ़ आप मान रहे हैं कि क्या स्थितियां हैं और ग्राउंड रियलिटी क्या है। इन्होंने कहा कि कोरोना से हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से लड़ा, जनता सब चीजों का जवाब दे देगी। किस तरीके से लॉकडाउन का उल्लंघन हुआ, एक मोहल्ला इनसे कंट्रोल नहीं हुआ, और जिस तरीके से पूरी अव्यवस्था हो गई है प्रदेश में, और भूखल घासी के मौत के मुद्दे पर चुप रहने वाली पार्टी आज तरह तरह की भूख की मौत की बात जब करे ना तो ये बड़ी हास्यास्पद हो जाती है। मैंने कहा हाथ कंगन को आरसी क्या, ये रेफरेंडम होगा ये दोनों चुनाव। और हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है कि आजसू के साथ हमारा जो गठबंधन था वो कुछ समय के लिए हम जरूर चुनाव में सीटों का एडजस्टमेंट नहीं होने के कारण अल्प समय के लिए अलग हो गए थे। 20 वर्षों का हमारा साथ रहा है। आजसू एनडीए फोल्डर में वापस आ गई है और इससे हमें बहुत बल मिलेगा और एनडीए का एक ही कैंडिडेट लड़ेगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि इस नकारात्मक महागठबंधन के खिलाफ विपक्ष का एक ही उम्मीदवार है। इस आधार पर बोल रहे हैं आजसू वापस आ गई। आजसू ने तो अपना फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा हुआ है। देवशरण जी यहाँ बैठे हुए हैं। भारती जी, आपकी आवाज इको कर रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ ठीक से। मैं चाहूंगा मेरे ऑडियो में जो मित्र बैठे हैं एक बार इस टेक्निकल दिक्कत को थोड़ा देख लें। प्रतुल जी, सवाल यही है कि आप कह रहे हैं कि आजसू आपके फोल्डर में आ चुका है, आजसू तो साथ बैठी, आजसू तो कह रही है कि भाई हमने तो नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व के पास फैसला छोड़ा हुआ है, आप साथ मान करके कैसे चल रहे हैं अभी आजसू को? नहीं, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग के जो जिस मुद्दे पर आए थे वो विकास का मुद्दा था, और आजसू के साथ जो हमारा गठबंधन हुआ था उस समय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। कुछ सीटों के एडजस्टमेंट के कारण में हमारा ये गठबंधन बरकरार नहीं रह पाया, और आप सोचे हमारे दोनों दलों को मिलाकर 57 लाख वोट आए, जबकि सिर्फ महागठबंधन को कुल मिलाकर 52 लाख वोट आए थे। तो हमारे दोनों के वोट को जोड़ लें तो खैर अब तो ये पुरानी बात हो गई, इस पे कोई बात करने से फायदा नहीं। लेकिन बिल्कुल सही कहा देवशरण जी ने, ये हमारा गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है। हमारा प्रदेश नेतृत्व और आजसू का भी केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ विचार विमर्श करके सीटों पर जो अंतिम फैसला है वो लेगा। लेकिन यकीन मानिए एनडीए का एक ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, और ये 9 महीने का रेफरेंडम है हेमंत सोरेन जी के इस कुशासन के खिलाफ, इन गवर्नेंस के खिलाफ। जिस तरीके का पूरा दमन चक्र चला है, गोड्डा में एक मूक बधिर की रेप कर दिया जाता है, 4 दिनों तक केस नहीं होता है, उसके बाद जब मीडिया में ये बातें आती है तब केस होता है। साहेबगंज में एक आदिवासी लड़की को 16 घंटे निवस्त्र करके पुलिस हिरासत में रखा जाता है, पुलिस छुड़ा नहीं पाती है उसे।
तो ये सारे मुद्दे इस चुनाव में आएंगे कि किस तरह की अव्यवस्था पूरे प्रदेश में फैला दी है इस सरकार ने। और बरहेट में, लास्ट पॉइंट, बरहेट में जो हरीश पाठक ने एक सरेआम दलित युवती को मारा था, उनके खिलाफ जमानतीय धारा में केस हुआ और जब डीआईजी ने शो कॉज किया एसपी को तो उनका ट्रांसफर हो गया। तो आप दलित और आदिवासियों के प्रति इस सरकार की सोच को स्पष्ट देख सकते हैं। जी, सवाल मेरा यहाँ पर आ रहा है, मैं विपक्षी दलों से भी सवाल लूंगा, लेकिन यहाँ पर सवाल आ रहा है कि जब आप ये सब बातें बोलते हैं तो मुझे भी याद आता है कि झारखंड ने हाथी को उड़ते हुए भी देखा है प्रतुल जी। और अगर चुनाव हारने को अगर आप लोकप्रियता खत्म होने का आंकड़ा बताते हैं तो मुख्यमंत्री रहते चुनाव हारने वाले भी आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर इस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं तो साथ साथ में रघुवर दास जी, तो चुनाव हारना, चुनाव जीतना खुद अपने भी हारे थे और हेमंत वही तो मैं कह रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं दुमका सीट के परिप्रेक्ष्य में मैं वही तो कह रहा हूँ। आज खुद आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि चुनाव हारना की बात हो रही थी, तो मैंने दुमका सीट के 4 चुनावों का आपको एक सामने रखा। अच्छा, उसके बाद आप भूखल घासी का उदाहरण दे रहे हैं। भूखल घासी की जब मौत हुई थी तो हेमंत सोरेन को सत्ता संभाले हुए बमुश्किल 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था। वो अभी उस समय अगर आपके खुद के बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी के शब्दों में कहें तो वो हनीमून पीरियड था, यानी कि उसे राशन आपकी जब सरकार थी उस दौरान से नहीं मिल रहा था भूखल घासी को। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी सरकार के दौरान भूख के लाते सुन लीजिए, भूखल घासी की मौत को आप हमारी सरकार से क्यों जोड़कर देख रहे हैं? क्योंकि उसको उस दौरान भी राशन नहीं मिल रहा था प्रतुल जी, क्योंकि उसको उस दौरान भी राशन नहीं मिल रहा था प्रतुल जी, क्योंकि उसको उस दौरान भी राशन नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ी बात भारती जी, इनके परिवार के 3 सदस्यों की रेगुलर इंटरवल में मौत होती रही। कांग्रेस को राजभवन के सामने धरना देने के लिए परमिशन दे दिया जाता है, लेकिन भूखल घासी के मुद्दे पर जब अमर गौरी जी परमिशन मांगते हैं धरना देने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं देता है, कोरोना की बात करता है। तो ये कैसा दलित विरोधी चेहरा इस सरकार का? ये मैं पूछ लेता हूँ, आलोक जी यहाँ मौजूद है, मुस्कुरा भी रहे, मैं उन्हीं से जवाब ले लेता हूँ। आलोक जी, ये तमाम पूर्व मुख्यमंत्री घरों में बैठकर चिट्ठी लिखते रहे और जब इन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तब अब जा करके इन्होंने जो है अपना ताला खोला है। विषय वो नहीं है, विषय ये है कि कानून में अगर मैं यहाँ पर आया हूँ, मर्डर इज नॉट ए क्राइम, मैं यहाँ आया हूँ आपके पास, मैंने आपको गोली मार दी, आपने मुझे गोली मार दी, सरकार या पुलिस का अधिकारी एक्ट किस प्रकार कर रहा है? हमने देखा है कि किस प्रकार दुष्कर्म की युवतियां जब इनसे मिलने जाती थे मुख्यमंत्री से, उनके अभिभावक, तो उनको भगा दिया जाता था। घटनाएं अगर होती हैं तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सरकार की विश्वसनीयता वहां देखी जाती, सरकार की विश्वसनीयता वहां नहीं देखी जाती है कि आपके कानून का किस तरह से। अब बगल में उत्तर प्रदेश है, पिछले 6 महीनों में देश के सारे रिकॉर्ड 15 साल में टूट गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से क्राइम हुए हैं वहां तो नियंत्रण में है कानून। अब आ जाइए आप, अब आज मैं इनकी वो चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ कि 6 महीने के कोरोना काल में शासन का इकबाल भारत की सरकार ने हमारा जीएसटी का पैसा नहीं देने के बावजूद 2000 करोड़ रुपए अधिकृत कर दिए गए हैं किसानों की ऋण माफी करने के लिए, जबकि हमारे पास पैसे नहीं थे। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज एक गांव में रहने वाला फुटपाथ दुकानदार, गरीब, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टेम्पो वाला, नाई वाला खोज रहा है। कहाँ है 20 लाख करोड़ रुपए? 20 लाख करोड़ रुपए आपके पास आऊंगा, इसीलिए ये भगाए गए हैं। सुन लीजिए, उसके बाद इसीलिए यहाँ की जनता ने इनके पास तो ये अभी सुनना नहीं चाहते हैं। गरीब, मजदूर, फुटपाथ, ठेले वाला, बेरोजगार, एक एक व्यक्ति पूछ रहा है भैया 20 लाख करोड़ रुपया कहाँ है? कहाँ है 20 लाख करोड़ का? झारखंड भी मांग रहा है, आदिवासी क्षेत्र है, कुछ दे दीजिए हमको भी। हमारा जीएसटी का बकाया पूछ रहे हैं ना, गुदड़ी के पार्लियामेंट के अंदर आपने
संवैधानिक रूप से आपकी बाध्यता थी 14% 2 महीने की मुआवजा राशि देने के लिए। अब आप हमारे ऊपर 15 लाख रुपया कहा गया प्रतुल जी, अरे प्रतुल जी 15 लाख रुपया देवशरण जी के पास नहीं आया। अब आ जाइए, बहुत देर से देवशरण जी के पास नहीं आया। मैं एक बार देवशरण जी के पास आता हूं। मैं देवशरण जी, इस पिछले चुनाव में सत्ता से आप दोनों दल बीजेपी और आजसू दोनों को बाहर होना पड़ा। कहीं ना कहीं बीजेपी की भी रणनीति थी वो गड़बड़ हो गई, कहीं ना कहीं आजसू की भी रणनीति थी वो गड़बड़ हो गई। जितने सीट में आपने उम्मीदवार उतारे थे उस परिप्रेक्ष्य में अगर जितनी सीट अभी आपके पास है विधानसभा में मौजूद है तो ये बताती है कि आपने इतना उम्मीद नहीं किया था कि सीटें इतनी कम आएंगी। गठबंधन को लेकर के जो आप दोनों के बीच में जो खेल चल रहा था, जो खींचतानी चल रही थी, उसका काफी कुछ खामियाजा आप लोगों को नजर आया। तो क्या उपचुनाव को लेकर के उस रणनीति को आजसू बदल करके और नए सिरे से इस बार फिर से खड़ी होगी? क्योंकि बहुत हमने खबर दिखाई थी जो शायद आजसू को थोड़ी नागवार भी गुजरी थी कि आजसू क्वारंटीन है। इसके पीछे का मकसद इतना ही था कि आजसू को जिस एक्टिवनेस के लिए जनता जानती है, हम जानते हैं, वो एक्टिवनेस पिछले कुछ दिनों में या इस लॉकडाउन में आजसू में नजर नहीं आई है। तो क्या इस चुनाव में अब आजसू वापस से रेस नजर आएगी? देवशरण जी, निश्चित तौर पर आप जो पिछले चुनाव का परिणाम को कहेंगे तो ये उसमें आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी हारा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता नहीं कर सकते हैं, वो तो विकल्प के रूप में उनको मिला। इस बार निश्चित तौर पर इस चुनाव में वर्तमान और स्थिति को देखते हुए जनता डिसीजन लेगी। मतलब पुरानी जो चीजें थी उसको भूल करके और नए सिरे से एक नई आजसू हमें नजर आने वाली है अभी नई रणनीति के साथ। निश्चित तौर पर हम लोग चाहते हैं कि बेहतर हो। जो जिस उम्मीद के साथ झारखंडी जनता ने जनादेश दिया है, जनता महसूस कर रही होगी, लोग समझ रहे होंगे कि आखिर उसका विकल्प सही माने में उसके अनुरूप है या नहीं। पर ये उपचुनाव ही उसका परिणाम देगा। जनता के मन में एक सवाल भी है। सवाल यह है कि आखिर इस लॉकडाउन के दौरान, जब देश लॉकडाउन हुआ, झारखंड भी लॉकडाउन हुआ, कोरोना महामारी आई, ग्राउंड जीरो पर हर एक राजनीतिक दल जनता के साथ सामने आए। आजसू भी आई होगी, इससे एतराज नहीं है, पर आजसू को वो अटेंशन नहीं मिला जो उसे मिलनी चाहिए थी। आजसू ने हार जो हुई उसकी चुनावों में जो सीटें कम रह गई, उसको लेकर के जो मंथन करना चाहिए था वो मंथन नहीं हुआ। ग्राउंड पर जाकर के फीडबैक्स जैसे बाकी दलों ने लिया वैसा कुछ नजर नहीं आया। देवशरण जी, ये आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन हम लोगों ने ग्राउंड से फीडबैक भी लिया और हमारे हर सभी पदाधिकारी जो विधानसभा के प्रभारी थे वो अपने अपने क्षेत्र में कोरोना काल में लोगों का मदद किया, उसके साथ खड़ा रहा। ये आपके माध्यम में नहीं आया इसलिए आपने क्वारंटाइन चलाया, क्योंकि अभी 2-3 शब्द ही ज्यादा पॉपुलर हो गया है। आइसोलेशन, क्वारंटाइन, इस तरह का ही वर्ड को लोग इस्तेमाल करते हैं। संभव है, और संभव है। सेंट्रल का जो गाइडलाइन था, राज्य का जो गाइडलाइन था, हम लोग निश्चित तौर पर उस गाइडलाइन के अनुरूप काम किए हैं। हमने कोई गाइडलाइन तोड़ा नहीं, लोग तोड़े भी और अपना इस्तेमाल भी किए। चलिए, कोई बात नहीं है। मनोज जी, प्रतुल जी की बात को हमने सुना, कोरोना काल की गाइडलाइंस को लेकर के उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसमें फेल रही। उन्हें लगता है कि 9 महीने का ये जो शासन काल है यही उन्हें जीत दिलाएगा। मनोज जी, आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके माध्यम से जान पाया हूं। जैसे भूखल घासी की चर्चा उन्होंने की, मैं बता देना चाहूंगा कि कई एक भूखल घासी उनके कार्यकाल में 5 सालों में कितने लोग भूख से मर गए, बहुत लंबी फहरिस्त है, वो याद कर ले वो। और दूसरी बात, लॉकडाउन के इस कठिन पीरियड में भी आप माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार उनकी देखरेख में थाना में खाना खिलाया गया। कभी किसी ने सुना नहीं होगा कि थाना में खाना, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश पर उनकी देखरेख में भूखे लोगों को थाना में खाना मिला। गरीब लोगों की लाइन लगती थी वहां, पुलिसकर्मी पूरे सद्भावना के साथ, पूरे सेवा भावना के साथ उनकी सेवा करते थे। तो ये अंतर है, ये सिस्टम चेंज होने से क्या अंतर होता है ये स्पष्ट देखने को मिला। और जो जहां तक चुनाव की बात है, तो पहले तो अभी तो 9 महीने हुए हैं, हम लोगों ने बुरी तरह दोनों जगह इंक्वायर आया है। इस बार तो
दो अभी कानून जो लाया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, किसान विरोधी बिल जो लाया गया और एक श्रमिक विरोधी बिल, और ये दोनों बिल उनके ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा। और जीत की मार्जिन मुझे लगता है अब तो न किसान इनके साथ हैं, न श्रमिक इनके साथ हैं, न छात्र इनके साथ हैं, न युवा इनके साथ हैं, और झारखंडी लोगों के साथ जो पिछली सरकार ने अन्याय किया था वो गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। लोग चुनाव में वो दिखलाएंगे कि कैसे झारखंड के बेटा के मान सम्मान में वृद्धि करना है, कैसे गुरुजी का जो तपस्या है, गुरुजी का जो आंदोलन, गुरुजी ने अलग राज्य बनाया, गुरुजी ने झारखंडी कहलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके कारण। आज वो धरती गवाह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कितनी तन्मयता, कितनी सेवा भावना से गुरुजी के निर्देशों के तहत हेमंत जी के अगुवाई में आज वहां पर विकास के काम करने का काम कर रही है। अगर विकास की बात होगी तो दुमका का एक एक नागरिक, एक एक मतदाता लाइन लगाकर कतारबद्ध होकर वोट देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि ये 5 वर्ष की सरकार है, प्रचंड जनादेश की सरकार है। कैसे विकास के काम होंगे उसकी पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है, उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है। हम लोगों को बस वक्त की जरूरत है, क्योंकि ये कोरोना का महामारी का काल था और उसमें सहयोग केंद्र सरकार की तरफ से नहीं मिला। जीएसटी का पैसा आज भी बकाया है, जो भी पीएम केयर फंड का पैसा आना था वो भी नहीं मिला। उसके बावजूद माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिस प्रतिबद्धता के साथ सेवा किया इस संक्रमण काल में, जैसे संक्रमण को रोकने का काम किया, आज पूरी लोकप्रिय कोरोना संक्रमण में आप देखेंगे पूरे भारतवर्ष में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत जी ने अपना अमिट छाप छोड़ी है। तो वो सब कहीं न कहीं पे बैक करेगा। वो हमको वोट जो आज चुनाव आने वाले हैं उसमें जनता पूरी तरह से और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। और एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं। आपकी बात हम पूरी सुनेंगे मनोज जी। प्रतुल जी के पास भी आऊंगा, आलोक जी के पास भी आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है। प्रतुल जी आऊंगा, आपके पास आऊंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा मैं बोलने के लिए। आलोक जी के पास भी मैं आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और चर्चा उपचुनाव को लेकर के हो रही थी, और चुनाव तो मुद्दों पर ही होते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारी बातचीत हो रही थी। एक बार फिर से मैं रुक करूंगा, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत देर से वो कुछ कहना चाहते थे। लेकिन प्रतुल जी कुछ सवाल मेरा भी है। सवाल ये है कि मुद्दे जो आप उठाएंगे उन मुद्दों में तो कहीं ना कहीं आप खुद भी घिरते नजर आते हैं। अगर आप रोजगार के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाते हैं तो जनता पूछती है कि भाई आपने भी 2 करोड़ रोजगारों की बात की थी, वो क्या हुआ। अगर आप कोरोना काल में सरकार के फेलियर के, राज्य सरकार के फेलियर की बात करते हैं तो जनता पूछेगी तो केंद्र सरकार ने कोरोना में क्या किया। भाई कोरोना केंद्र सरकार भी फेलियर थी, जैसा कि मनोज जी कह रहे थे कि भाई केंद्र सरकार की तरफ से हमें जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिला। तो अब इन सब चीजों को लेकर के तो कहीं ना कहीं आप भी घिरते नजर आते हैं। कोई ऐसा स्ट्रांग मुद्दा तो फिलहाल आपके हाथ में वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा। देखिए, कोरोना काल में इस सरकार ने जिस तरीके से तुष्टीकरण की सारी हदों को पार कर दिया और जिस तरीके से एक छोटा सा मोहल्ला हिंदपीढ़ी इनसे कंट्रोल में नहीं आया था, और लगातार सीआरपीएफ के एक ट्राइबल अफसर के साथ जो घटना हुई और जो डीएसपी के साथ मारपीट हुई, आज भी जो षड्यंत्रकारी हैं वो खुले घूम रहे हैं, मारपीट करने वाले खुले घूम रहे हैं, लेकिन आज तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कोरोना की जहां तक आप बात करें तो कुछ समय पहले तक जो हमारा डबलिंग रेट था, जैसे राष्ट्रीय औसत ये 40 दिन का था तो झारखंड में ये 20 दिन में डबल हो रहा था। और जो अगर अब ग्रोथ का रेट था कोरोना का वो भी काफी हाई था। केंद्रीय टीम को आना पड़ा, दिल्ली वाली स्थिति आ गई थी जब अमित शाह जी को खुद इंटरवेन करना पड़ा था, तो यहाँ राज्य में भी केंद्रीय टीम को आना पड़ा। केंद्रीय टीम ने विभिन्न जिलों का घूमकर जायजा लिया, मॉनिटरिंग की, राज्य के आला स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठकें की, एक रोड मैप तय किया। उसके बाद आज झारखंड में कोरोना में कुछ लाइन पर आ रहा है। जहां तक आप रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो 2 करोड़ रोजगार की जब भी बात होती है
तो प्रधानमंत्री जी ने स्वरोजगार यानी जीवन यापन की बात कही थी। खैर वो मुद्दा आज का नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड हैं कि उन्होंने कहा था कि 1 वर्ष में अगर वो 5 लाख नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। और मैं एक बात बता रहा हूं, इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा और होगा कि आलोक जी ने सही में कहा कि ये सरकार गिफ्ट है बहुत सारे लोगों के लिए। और जिस तरीके से ओरमांझी में धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं, धर्मांतरण में लिप्त शक्तियों ने लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाया, जमकर धर्मांतरण के एजेंडे को बढ़ाया। तभी तो यहाँ के आर्च बिशप फेलिक्स सोपो ने कहा था कि नई सरकार हमारे लिए क्रिसमस गिफ्ट है। तो ये सारे बड़े मुद्दे हैं। और सबसे बड़ा बात, किसान ऋण के लिए इन्होंने 2000 करोड़ के प्रावधान की बात कही थी बजट में। 50,000 रुपए के आधार पर भी अगर भारती जी ऋण ये माफी करते तो 9,000 करोड़ की आवश्यकता थी, लेकिन इन्होंने आज तक उस मैकेनिज्म की चर्चा नहीं की। और आरपीएन सिंह जी तो कुछ हजार में आ गए कि ये जो लोन माफी है, इन्होंने कभी नहीं कहा था कि किस्तों में माफी होगी, इन्होंने कभी नहीं कहा था कि केंद्र से सहायता मिलेगी तो माफी होगी। इन्होंने कहा था माफ करेंगे पहले कैबिनेट में। साहब 9 महीने हो गए, किसान आज भी अपने आप को ठगा महसूस करें। और क्या हो गया बेरोजगारी भत्ता का? बेरोजगारों ने इन्हें वोट दिया था कि महीने का जब तक उनको नौकरी नहीं मिलेगी उनके जीवन यापन का खर्च ये सरकार उठाएगी। तो साहब ये वादों से पलटने वाली पलटू सरकार है। 9 महीने के कार्यकाल के मुद्दे पर इस चुनाव में वोट होगा। बेरमो और दुमका में जो 2004 में माननीय मुख्यमंत्री जी 20,000 वोट से कम पे सिमट गए थे 2005 में, वो मुझे लगता है इतिहास दोहराने वाला है। और बेरमो में भी हम बड़े जीत की ओर बढ़ रहे हैं और एनडीए का उम्मीदवार लड़ेगा, मैं बार बार कहता हूं। और ये सारे बड़े मुद्दे हैं। महिला सशक्तिकरण की ये बात करते हैं, लेकिन गोड्डा, रातू, जमशेदपुर, गढ़वा नाबालिगों से रेप होता है साहब। जब मीडिया में हंगामा होता है तब संज्ञान लिया जाता है, 1 रुपए की रजिस्ट्री को ये वापस कर देते हैं। महिला सशक्तिकरण इनसे पचता नहीं है। ये किसानों के हित की बात करते हैं। और हमारे कृषि आशीर्वाद योजना में 5,000 से 25,000 रुपए तक की जो सहायता राशि देने का प्रावधान था, इसको ये वापस कर देते हैं। लेकिन ऋण माफ नहीं होता, लेकिन वो 25,000 रुपए जो महाजनों के चंगुल जी ने बचा था वो वापस जरूर कर लिया गया। तो ये हर एक मुद्दे पर नेगेटिव एटीट्यूड से चलने वाली सरकार है। तुष्टीकरण की सारी सीमाएं सरकार ने पार कर दी और जनता इन्हें जवाब देगी। जी आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बार बार हाथ उठा रहे थे। देखिए, बिल्कुल हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने पोस्टकार्ड की दुनिया से जीवन की शुरुआत की थी और आज डिजिटल की दुनिया में प्रवेश कर गए। हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिसने कभी अपने जीवन में ये कल्पना नहीं किया था कि कोरोना जैसे महामारी को भी हमको देखना पड़े। किसी ने ऐसे जीवन की कल्पना नहीं की थी कि दुनिया थम जाएगी। प्रधानमंत्री जी के कहने पर ढोल बजाया, थाली बजाया, चम्मच बजाया, बर्तन बजाया, दिया जलाया। 4 घंटे के 60 नोटिस पर क्या यह देश आपकी गिरवी है? नमस्ते ट्रंप किया कोरोना के महामारी में। मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार गिराने का खेल किया। आपको कोरोना से देश को बचाने की चिंता नहीं थी? आपने कभी यह महसूस नहीं किया कि पूरी दुनिया जहां कोरोना के अरे सुनने का हिमाकत रखिए प्रतुल जी, सुनिए। अगर सुने होते तो आज झारखंड से भगाए नहीं होते। किसानों के लिए अगर किया होता ये भी बता तो भगाए नहीं गए होते। ये बात किस चीज पर हो रहा है? ये सुनना नहीं चाहते। कोरोना से लड़ने आप की किसानों, देखिए किसान ऋण की माफी की आप बात करते हैं, जब इनकी और किसान का विरोध करते हैं तो केंद्रीय कांग्रेस का मैनिफेस्टो स्पष्ट जंबो जेट कमेटी वर्णन करता है। और उस जंबो जेट कमेटी जब यहाँ से जाने लगी तो उसने कहा झारखंड की सरकार का मैनिफेस्टो के मामले में कि सरकारी कृषि मंडियों की समाप्ति होगी। भारतीय जनता पार्टी के आपके पास आऊंगा प्रतुल जी, एक बार सुन लीजिए। आपको मैंने वक्त दिया बोलने का, आपको मैंने वक्त दिया बोलने का। प्रतुल जी बीमारी है, प्रतुल जी कहते हैं कि किसानों के हित में नहीं है। ना प्रतुल जी, ना आपको मैंने वक्त दिया बोलने का। प्रतुल जी आपको मैंने वक्त दिया बोलने का। देखिए अभी इनकी बारी है, इनका सुन लीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आपको पूरा वक्त दूंगा मैं बोलने का, मेरा वादा है आपको, मैं पूरा वक्त दूंगा आपको शिकायत नहीं रहेगी कि आपके पॉइंट्स जो है वो पूरे नहीं हुए। आलोक जी के सुन लेते हैं। टीम 10 लोगों की जंबो जेट
पूरे झारखंड का दौरा किया स्वास्थ्य विभाग में, और जब यहाँ से जाने लगे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा झारखंड की सरकार स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है। वो हमारी टीम नहीं थी, आप ही की टीम थी। और आप जिस सांप्रदायिकता का जहर घोलने की बात करते हैं, आप ही का वो कार्यकाल था जब आप कानून को जात और धर्म और संप्रदाय से जोड़ कर देखा जाता था। आप ही का वो सरकार थी जहां पर मॉब लिंचिंग की घटनाओं का पूरे दुनिया में झारखंड उदाहरण बना है। आपको बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री इस तरह के एक व्यक्ति के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अरे आप लोगों का तो चेहरा बेनकाब हो गया बेरोजगारी के अरे भाई, ये लॉकडाउन में देश ने देखा करोड़ मजदूर माथे पर गठरी, पांवों में छाले, कोई ट्रकों से गिर रहा है, कोई साइकिल से मर रहा है, कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई ट्रेन से कट रहा है, कोई सड़कों पर मर रहा है। लोगों ने बिहार के उस बच्चे को भी देखा कि उसकी मां मर गई और वो कफन उठा रहा है, और ये लाज नहीं लगती है भाजपा के लोगों को बोलते हुए? लोगों ने कोरोना काल के वो सारे नजारे इस देश ने देखे हैं। हम तो आपके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। आप भूल सकते हैं स्टूडियो में बैठ करके, देश की जनता भूलती नहीं है। देश की जनता को एक एक चीज याद रहता है कि किस तरह से आप कानून के मामले में आपके शासनकाल में जात और धर्म देख के फैसले होते थे, कार्रवाइयां होती थी, वो किस समुदाय का है। आदिवासियों के ऊपर में क्रूरता पूर्वक खूंटी का हमला लोगों ने देखा था, इसीलिए आपको भगाया था। और सुनिए अब क्या करिएगा, 3-3, 4-4 लोगों को नेशनल कमेटी में बीजेपी का लाया गया है। हमारे लिए तो औपचारिकताएं हैं ये चुनाव, हम तो दोनों सीट जीतेंगे। आप क्या करिएगा, आप लोग कहाँ जाइएगा, ये जवाब दीजिएगा। अरे और मांझी का घटना का कार्रवाई यही सरकार कर रही है। आपके मुंह पर तो काली कूद गया। बेईमानों के सरताज ने आज देश को ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा किया है, देश की जनता त्राहिमाम कर रही है। मेरी बात सुनिए, आप दोनों के बीच में भारती जी, आप दोनों के बीच में आप ये जब बोलते हैं मैं बोलता नहीं। ठीक है, आपकी बात मैं समझ गया। इनको 1 घंटा टाइम दीजिए, आपकी बात मुझे 5 ही मिनट दीजिए। बिल्कुल, लेकिन बीच में इनको बोलने की बीमारी है। आपको दे रहा हूं, भाजपाइयों को ट्रेनिंग दिया गया है, अगर सच्चाई सामने आए तो लोगों को बात मत करने दो। मैं आपको दूंगा, प्रतुल जी आपको भी दूंगा, प्रतुल जी आपको भी मैं वक्त दूंगा। अरे आपने जब कहा कि सीबीआई जांच करानी चाहिए, हमने सीबीआई जांच कराया। यहाँ पर देवशरण जी से बात सुनना बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनिए, देवशरण जी के पास एक बार चलते हैं। एक बार देवशरण जी इनको कभी समर्थन नहीं देंगे। वो जानते हैं कि बेईमान है बीजेपी, इनको समर्थन देना मतलब अपनी पार्टी के पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। देखिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा अभी ड्रामा चल गया दिल्ली में बात होती है, मुस्कुरा रहे। अरे आपके पास तो उम्मीदवार नहीं है, किसको चुनाव लड़ाइएगा? एक बार सुनिए मेरी बात, मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। देखिए मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। आप दोनों से डबल आवाज से मैं चिल्लाना सुन ही नहीं सकते हैं, फिर आपको ऐतराज होगा, मीडिया का स्तर आप गिराने लगेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन लीजिए। देवशरण जी आपके पास मैं आ रहा हूं। देखिए मैं चिल्लाना नहीं चाहता, मैं तो कभी नहीं कहता। नहीं मैं चिल्लाना नहीं चाहता। मैं चिल्लाऊंगा तो कांग्रेस भी गाली देगी मुझे, बीजेपी भी कहेंगे इनके तरह हम लोग भी सर्टिफिकेट बना लिए हैं देशद्रोही का। मेरी बात सुन लीजिए, हम लोग भी देशद्रोही का सर्टिफिकेट छपवा लिए हैं। मेरी बात फिर आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात। ये मेरी डिबेट है, देखिए कम से कम मुझे तो बोलने का मौका दीजिए। देवशरण जी, ये दो देखिए आप मुद्दों की ये जो लड़ाई है, मुद्दों की इन लड़ाई में आजसू खुद को कहां खड़ा पाती है? देखिए मुद्दा तो वर्तमान में आप खुद देख रहे हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हम गिनाएंगे तब मुद्दा पता लगे। जनता को पता है और जनता इन तमाम विषयों को लेकर के माइंड मेकअप भी करती है। पिछले परिणाम को भी देखेंगे तो लोगों ने अपने हिसाब से माइंड मेकअप करके जनादेश दिया था। ये उपचुनाव भी 9 महीने के कार्यकाल को और तमाम विषयों को देखते हुए कि
इन 9 महीने में क्या हुआ है लोग समझते हैं, देख रहे हैं, लोग अपना जनादेश देवशरण जी, देंगे। जनता विषय की बहुत याददाश्त है, जो हमको है नहीं ना, लगता है कि हम जनता की याददाश्त एक दूसरे को आलोचना करके, देखिए हमारे जनता की जो याददाश्त है ना, हमारे राजनीति करने का तरीका दूसरा है। हम किसी के कमी को गिना करके हम बड़ा नहीं बनना चाहते, बल्कि हम जो करते हैं वही करते हैं। यही हमारी, मैं समझता हूं कि झारखंड की आवाज, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा है तो झारखंड की आवाज आजसू भी है। अगर झारखंड को उसका हक जीएसटी में नहीं मिल रहा, अगर झारखंड को उसका हक उसके रॉयल्टी में नहीं मिल रहा, तो मैं समझता हूं जिस बुलंदी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा आवाज उठा रही है, उस बुलंदी से आजसू को भी तो आवाज उठाना चाहिए। मुद्दे तो आम झारखंड के हैं, क्योंकि पैसे आएंगे तो विकास योजनाओं को मिलेगा। निश्चित तौर पर हम लोगों ने कहा है कि झारखंडी हितों के साथ हमेशा हम लोग खड़ा रहेंगे। अभी झारखंड आंदोलनकारियों के संदर्भ में ना चिन्हितीकरण हो रहा है, ना उनको पेंशन मिल रहा है। आखिर झारखंड आंदोलन से उपजे हुए नेता कहीं बागडोर में है, लेकिन आंदोलनकारियों का चिन्हितीकरण का कार्य नहीं हो रहा है। आखिर हम किस मुंह से कह पाएंगे लोगों को कि झारखंड आंदोलनकारियों को हम सम्मान दे पा रहे हैं? एक काम रुका हुआ है। मैंने कई एक विषय, हम निश्चित तौर पर जो झारखंड की हितों की बात हो, इस राज्य के लिए केंद्र से लड़ने की बात हो, हम खड़ा रहेंगे। लेकिन जब झारखंड के तमाम विषय, जिन विषयों को लेकर के आप सत्ता में आए हैं, उन विषयों को हल नहीं करेंगे तो उस जगह पे हम निश्चित तौर पर आवाज उठाएंगे। हम सत्ता में रह करके भी आवाज उठाते रहे, सत्ता से बाहर तब भी आवाज उठाएंगे। चलिए, यही उम्मीद आजसू से की भी जाती है। प्रतुल जी यही सवाल आपसे है कि भूखल घासी आपको याद रह जाता है, लेकिन सिमडेगा की संतोषी जो 11 साल की बच्ची थी, भात भात करते हुए मर गई, वो आप भूल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज है कि झारखंड के अधिकार की बात है कि भाई उसका जो बकाया जीएसटी है वो उसे मिलना चाहिए, जो बकाया रॉयल्टी है वो उसे मिलना चाहिए। इस पूरे लॉकडाउन के दौरान वो जो मजदूर थे, उन मजदूरों को वापस घर लाने के लिए इनिशिएटिव राज्य सरकार ने लिया। कम से कम इसकी तो आपको तारीफ करनी ही पड़ेगी कि हाँ, झारखंड इसमें, झारखंड की इमेज जो है वो झारखंड में इन सब चीजों को लेकर के देश में चेंज हुई है। तो इन सब बातों से आप चाहे ना चाहे आपको एग्री तो करना पड़ेगा। प्रतुल जी, नहीं, कौन से बातों से आप अग्री करा रहे हैं अभिषेक जी? जो पहला प्लेन जो मजदूरों को लेकर आया था वो बैंगलोर के नेशनल लॉ स्कूल के छात्रों के द्वारा अरेंज किया गया था। राज्य सरकार ने उसका भी क्रेडिट ले लिया। जो पहली ट्रेन तेलंगाना से चली थी वो एलएनटी ने केंद्र सरकार के कोऑर्डिनेशन में चलाया था। राज्य सरकार को उसकी जानकारी के बाद में मिली, तो राज्य सरकार ने उसका भी क्रेडिट लेने की कोशिश की। देखिए, जिस तरीके से भारती जी, ये सरकार मनरेगा में भी लोगों को रोजगार दिलाने में असफल रही। अब अरे मनरेगा पर तो आपको बोलने का अधिकार नहीं है। तक इन्होंने आपके प्रधानमंत्री जी कहा करते थे मनरेगा जो है 70 साल में कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, जिसका ढोल बजाएंगे, डमरू बजाएंगे। एक सबसे बड़ा आपका मनरेगा जो है वो कांग्रेस ने, आप तो मनरेगा की खिलाफत किया करते थे और ये पहला मौका है। 7वें पॉइंट पे गोवा में जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, अरे क्या इन्होंने साफ कहा है वो अगर सत्ता में आएंगे तो कृषि बाजार को समाप्त करेंगे, अंतर्राज्यीय ट्रेड की व्यवस्था करेंगे। तो इस चुनाव में यह भी मुद्दा रहेगा कि कैसे कांग्रेस नाटक कर रही है। जिन मुद्दों को उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल किया था, आज उसका विरोध कर रहे हैं। अरे हमने तो सिर्फ अंतरराज्यीय ट्रेड की बात की, इन्होंने तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात की थी 12वें पॉइंट पे, और इन्होंने तो पूरे तरीके से कृषि बाजार को समाप्त करने की बात की थी। ये दोहरे चरित्र को भी लेकर हम चुनाव में जाएंगे और पूरे तरीके से, जिस तरीके से मजदूर लौट रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि रोजगार के कारण एक भी मजदूर नहीं लौटेगा। क्या हो गया उस जो वायदे का? आज मजदूर लौट रहे हैं। मजदूरों के निरंतर लौटने की खबर मैं आपकी चैनल में ही देख रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिर्फ थोथे बयान करने वाली, गलत बयानबाजी करने वाली सरकार है। और अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार झारखंड की निर्माता है। निर्माता नहीं है साहब, विक्रेता है। इन्होंने नरसिम्हा से लेकर लंबे समय तक आंदोलन को बेचने का कार्य किया था। ये अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्रित्व काल में अलग राज्य का गठन हुआ। तो ये सारे जो मुद्दे हैं, किसान की ऋण माफी, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिलना, धर्मांतरण, ये सारे मुद्दे इस चुनाव में रेलिवेंट होंगे। 9 महीने में ये पलटू सरकार के पलटते वादों को हम एक्सपोज करेंगे। जी
आलोक जी, देखिए बहुत अच्छा कहा इन्होंने। मैं देवशरण भगत जी हमारे सीनियर रहे हैं, साथ हम लोगों ने झारखंड आंदोलन को किया है। देवशरण जी 20 साल में, वह 16 साल आप भाजपा के साथ शासन में रहे हैं और आप कभी भी इन मुद्दों पर चर्चा नहीं किया। आज आपकी चिंता है, आप यकीन मानिए आपकी चिंता स्वाभाविक है और उस चिंता को दूर करेगी ये सरकार। जो मुद्दे हैं सरना धर्म कोड का वो आएगा, जो वादे हैं वो पूरे होंगे, चिंता मत करिए। और जहां तक अलग राज की बात कर रहे हैं, मैं वो चर्चा नहीं करना चाहता हूं। आज भी वो इतिहास लिखा, अरे सुनो यार प्रतुल जी, 14 नवंबर 2000 का स्टेटमेंट निकाल लीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था और उस समय, आज बीजेपी में है प्रतुल जी, उस समय बीजेपी के खिलाफ हुआ करते थे, हम लोगों के साथ चुनाव करते थे। अभिषेक जी को रोकिए, या तो ये फिर बोले या तो फिर डिस्टर्ब नहीं करे। मैं इनको कभी नहीं रोकता हूँ। हमारे पास की तो आप निंदा करेंगे, बिल्कुल बोले दीजिए अभिषेक जी। जवाब ले लेने दीजिए। सरना धर्म कोड की वकालत कर रहे हैं तो इन्हें कम से कम ये धर्मांतरण करने 14 वाली ठीक है, जवाब लेने दीजिए, जवाब दे रहे हैं, प्रतुल जी जवाब ले लें। प्रतुल जी जवाब दे रहे हैं। अभी आपका 3-3 टीम में आया है, हार जाइएगा चुनाव तो जितना उपाध्यक्ष बना है सबका मुंह काला हो जाएगा। सुनिए, 14 नवंबर 2000 को लाल की, अरे आप तो टीम भी नहीं बना पाए इतने दिनों में, यही तो आदत है। आप तो टीम भी नहीं बना पाए। 14 अजय कुमार के बाद आज तक आपकी समिति नहीं बनी, उसका तो जवाब दीजिए। अच्छा सुन लीजिए, जहां तक मुंह काला करने की बात है ना आलोक जी, कांग्रेस, अरे आप पहले हमारे साथ राजनीति किए, अभी नया नया भाजपा में जाके प्याज खा रहे, अभी नया नया भाजपा में गए तो कौन से राजनीति की बात कर रहे हैं? 14 नवंबर अपने मैनिफेस्टो में लिखा आप तो कृषि बाजार को अभी आज आप उसके खिलाफ खिलाफ धरना दे रहे हैं। सुन लीजिए, क्यों आपने लिखा कि अंतर्राज्यीय ट्रेड को आप परमिशन देंगे? अच्छा ठीक, आज आप उसका जवाब खिलाफत तो कर ले रहे लीजिए। हैं। आपने तो अंतर्राज्यीय इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कही थी, जवाब तो ले क्यों वादे करते समय आप कुछ करते हैं, सुन लीजिए, पलट क्यों जाते हैं? अच्छा सुन लीजिए, क्या आपकी सरकार पोप के इशारे पे चल रही है? पोप के इशारे पर सरकार को चला रहा है, ट्रंप के इशारे पर चल रही है, ट्रंप जी के इशारे पर चल रही है। ट्रंप पाकिस्तान 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 भुगते रहिए, बीमारी है आप लोगों को। ये 4 चीज के अलावा आप जानते ही नहीं है। देखिए इनका म्यूट कर दीजिए इनको। 14 नवंबर धर्मांतरण से बड़ा मुद्दा क्या म्यूट कर दीजिए, वो भी आ रहे हैं, आप किसी की बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, वो बोल रहे हैं। अपराध है प्रतुल जी एक बार सुन लीजिए, अपराध है, लेकिन कांग्रेस के किसी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। विरोध भी कैसे करेंगे ना? सुन लीजिए, आपके पार्टी के तार रोम और इटली से जुड़े हुए हैं। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, चैनल पर बैठकर हाथ जोड़ रहा हूँ। सुन लीजिए प्रतुल जी, मजाक मजाक में मैं बोलता, आप सही में अलबला जा रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार, हाँ सुन लीजिए देवशरण प्रभु, सुन लीजिए। देवशरण जी की बातों का अगर वो अनुसरण करेंगे तो शायद इनका गठबंधन बन जाएगा। चलिए नहीं तो गठबंधन खत्म हुआ तो एक तो उम्मीदवार नहीं है इनके पास, कौन लड़ेगा? हमारे पास 2 ही मिनट है आलोक जी, बात जी मैं खत्म कर। 14 नवंबर 2000 को लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था, वो स्टेटमेंट आज भी जिंदा है कि कांग्रेस के बगैर ये अलग राज नहीं हो सकता था। बहरहाल वो छोड़ दीजिए। आप कोरोना काल में आपको धर्मांतरण, पाकिस्तान, कब्रिस्तान है, लकड़िस्तान, यही चीज आ रहे हैं इनको। यह देश अभी कोरोना संकट से है। यहाँ नगरी से सब्जियां भेजी गई विदेशों में, दुबई में, ताकि यहाँ के किसानों को उसका राहत मिल सके। यहाँ के किसानों को ये अवशेष कराया गया कि झारखंड की सरकार आपके साथ में है। ये बातें बना सकते हैं और लोगों ने देखा है किस तरह से कानून का यहाँ मखाल उजड़ते रही है। तो ये राज ये जानता है, ये मांग रहा है 20 लाख करोड़, 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 20 लाख करोड़ कहा है प्रतुल जी? सीतारमन जी लेकर के विजय माल्या को भेज दिया क्या? कि नीरव मोदी को भेज दिया? कि मेहुल चौकसी को भेज दिया? कहां चला गया 20 लाख करोड़ रुपया? ये धर्मांतरण है भी। 9 महीने में धर्मांतरण याद आ रहा है आपको? बाबूलाल मरांडी जी का तबियत खराब है, उनका सेहत पर ध्यान दीजिए, धर्मांतरण छोड़ दीजिए। लोगों को भोजन पर आफत है, बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, बेरोजगार नौकरी मांग रहा है, नौकरी दो। लोग खुदकुशी कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिए। हर दिन लोग आत्महत्या कर रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जी कभी मोर नचाते हैं, नाचो रे नाचो मोर नाचो, नाचो रे नाचो मोर नाचो। ये मोर नचाने के लिए आपको वोट मिला है, मोर नचाने के लिए वोट दिया आपको।
कपड़ा चेंज करके मोड़ना चाहिएगा। चलिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, ये डिबेट हमें यही खत्म करनी पड़ेगी, ये डिबेट हमें यही खत्म करनी पड़ेगी। चलिए, दोनों का ऑडियो डाउन कर दीजिए, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। आप ना कोई बात नहीं है। चलिए, कहीं मोर नोचेगा जहां पर पूरा देश तो नाच ही रहा है, झारखंड भी नाच ही रहा है। चलिए, तो कुल मिलाकर के उपचुनाव को लेकर के रणभेरी बज चुकी है। सियासत किस तरीके से गर्म रहने वाली है वो आपने देख लिया है। इसका अंदाजा आपको आज की डिबेट से समझ में आ गया होगा, आपको अंदाजा हो चुका होगा। मुझे बहुत बहुत इजाजत दीजिए और बहुत बहुत शुक्रिया आलोक दुबे साहब आपका, शुक्रिया प्रतुल साहब आपका, शुक्रिया देवशरण जी आपका और शुक्रिया मनोज पांडे साहब आपका भी कि आप इस डिबेट में शामिल हुए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।